अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं भवानी शंकर आपका और आप देख रहे हैं गांव से पार्लियामेंट तक, जहां सिर्फ सवाल पूछे नहीं जाते बल्कि आवाम की तरफ से उठाए भी जाते हैं। आपकी आवाज़ गांव की गलियों से लेकर पार्लियामेंट की ऐवानों तक पहुंचाने का हमारा फ़र्ज़ है और ये आवाज़ आपकी सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी। आज है हमारे साथ थर की वो जानी-पहचानी शख्सियत जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अपने आप में एक मिसाल है, जो एक कामयाब कारोबारी भी है, उसके साथ-साथ एक सियासतदान भी है और ये पिछले 15 साल से वो अमरकोट के म्युनिसिपल चेयरमैन भी हैं। हमारे साथ हैं हाजी खालिद सराज सुमरो साहब। जी, सलाम। जी, खालिद सराज सुमरो साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। तो खालिद साहब, आप बता सकते हैं क्या क्या बनना चाहते थे और आज आप कहाँ खड़े हुए हैं? देखें हमारा ख़ानदानी मेरे वालिद साहब से लेकर और दादा से वालिद साहब एक समाजी शख्सियत रहे हैं, बिज़नेस अपनी जगह पे कारोबार भी उन्होंने किया और साथ-साथ उसमें समाजी के लिए उन्होंने काम बहुत सारा किया। हमारे इलाके की ख़ासकर उनको थर का दर्द और अपने एरिये का दर्द बहुत रहा है और आज तक है। ओके। तो उसी दरअसल से जब देखा कि अच्छे लोगों की ज़रूरत है और ज़ाहिर है अच्छे लोग जब ऊपर नहीं आएँगे तो लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे। और इसी खिदमत के जज़्बे के तहत हम आए हैं और आपके सामने हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सियासत में आए हुए भी 25 साल हो गए। बचपन का खालिद सुमरो और आज का खालिद सराज सुमरो, दोनों में क्या फ़र्क है? यार मेरे ख़्याल से तो फ़र्क बस ये कोई ख़ास नहीं है, ऐज का ही फ़र्क है। मैं जैसे पहले था वैसे ही आज हूँ। मैं आज भी वही बचपन वाले दोस्तों के साथ रहता हूँ, उसी तरह क्रिकेट खेलता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ हाँ, ये बिल्कुल। और मैं कभी वो नहीं कहता कि जी मैं बड़ा हूँ, बड़ा अल्लाह की ज़ात है और उसी ने रहना है हमेशा के लिए। हम तो दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है जिसमें चंद लोग चंद टाइम के लिए लोग आते हैं और कितने लोग हैं जो हमारे साथ थे वो आज नहीं है और कोई ऐसा टाइम होगा जिसमें शायद हम नहीं होंगे, कुछ और होगा। खालिद साहब, सियासत और बिज़नेस के अलावा और कोई शौक आप रखते हैं, पालते हैं कोई ऐसा शौक? या सियासत बिज़नेस के अलावा मेरा स्पोर्ट्स एक शौक है, जिसमें मैं क्रिकेट को भी खेलता रहा हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ। इसके अलावा मेरे फुटबॉल भी मैंने बहुत अच्छी खेली है, काफ़ी टाइम फुटबॉल भी खेला है। तो तो ये आप स्पोर्ट्स क्रिकेट का शौक है, इसके अलावा तो मेरा कोई शौक तो नहीं। आप क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट और फुटबॉल देखते भी हैं इंटरनेशनल लेवल जी, पे? जी, मैं देखता भी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान टीम को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। सियासत में आने का फ़ैसला आपका था या आपके वालिद साहब का था? हम वालिद साहब ने कभी कोई चीज़ थोपी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं होती और सियासत तो वैसे भी या इसके अलावा कोई बिज़नेस है, वो भी अगर आप किसी को थोपते हैं, मेरा ज़ाती आइडिया है कि वो फ़ेल हो जाता है। उसमें अगर आप यानी कि आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल ना हो तो मुश्किल है। मेरी शायद नेचर भी ऐसी थी और जब वालिद साहब ने मशवरा किया कि आप कर सकते हैं खिदमत, तो मैंने खिदमत तो उसका कोई है नहीं। हमारे देखिए हमारी सियासत पूरी है ही खिदमत पे डिपेंड, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। अल्लाह का जी, बिल्कुल। शुक्र है हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ़ यही है कि लोगों की हमारे अपने लोग हैं, अपने इलाके के लोग हैं, उनको दर्द को समझते हुए हमने फैसला किया कि उनकी हेल्प की जा सकती है अच्छे ऐवानों में जाके भी, तो वही कर रहे हैं और वो आपके सियासी सफ़र में कोई ऐसा मुश्किल दौर जो आपको याद है, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल और टफ़ दौर यार था? मेरे ख़्याल से मुश्किल दौर तो हर वक़्त ही रहता है और मैं टफ़ चैलेंजेज़ को कबूल करता हूँ और चाहता हूँ कि टफ़ चैलेंजेज़ हों। ज़िंदगी है ही ये ना, अगर आप मुश्किल से ना लड़ें तो फिर अच्छे में तो सारा अच्छा ही होता है ना। तो मेरे ख़्याल से मुश्किल वक़्त में मज़ा आता है, एन्जॉय भी करता हूँ और अ, मुश्किल वक़्त से लड़ा भी हूँ। कैसी कई दफ़ा ऐसे चैलेंजेज़ आए जिसमें टफ़ टाइम मिला लेकिन कुछ नहीं, मैंने टफ़ टाइम को भी एक समझो कि चैलेंज के तौर पे कबूल किया और अल्लाह पे भरोसा रखा कि ये टफ़ टाइम भी निकल जाएगा। कहते हैं कि एक दिन तो गुज़र ही जाएगा। सब सियासत में सबसे ज़्यादा कौन-सा ऐसा वो शख़्स है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? हर अ, किसी का अपना एक फ़ेवरेट लीडर होता है। यार देखें, सियासत में मैं एक तो जब जिन्ना साहब की मैं देखता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म हमारे फाउंडर के, उसकी शख्सियत बहुत आला है, बहुत आला। यानी कि उसकी अगर शख्सियत पे देखेंगे उस जैसा ईमानदार, उसकी कौल-फ़ैल के ऊपर और जो उसकी एक पर्सनैलिटी थी, मेरे ख़्याल से वो एक बहुत बड़ी तारीख़ी पर्सनैलिटी है पॉलिटिक्स में। और उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान में
बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो मैं भुट्टो साहब की को तस्लीम करता हूँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, जिसका करियर टोटल कोई सियासी अगर करियर देखा जाए तो 12-13 साल का है। जी। और उस 12-13 साल ने ऐसी बुनियाद रखी है पाकिस्तान की, जिसके ऊपर एक भुट्टोइज़्म है और एक एंटी भुट्टोइज़्म है। इसी पे पूरी सियासत आज 50 साल से चल रही है। एक भुट्टो के लवर हैं और एक भुट्टो के एडर है। एडर हैं। तो ये ना कि इसी पे चल रही है और सियासत की बुनियाद देखिए आज भी 73 का आईन, आज भी अगर मैं देखता हूँ उसके काम देखता हूँ अगर जो 5-6 साल के काम है जिसमें इसने एटम बम की बुनियाद रख दी पाकिस्तान में एटॉमिक की, आपने स्टील मिल बना दी, आपने रिफॉर्म्स ले आए, बिल्कुल। इंडस्ट्रीज में आप लेके आए, आप एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेके आए, आप 73 का आईन लेके आए, आप अल मुस्लिम इत्तेहाद एक बना दिया, आपने ओपेक को चैलेंज कर लिया। वैसे इतने चैलेंजेस हैं अगर आप दुनिया में किसी एक बंदे को देखें तो 50 साल में नहीं कर पाते। वो आपके नज़दीक उमरकोट का सबसे बड़ा मसला क्या है? उमरकोट जो है ना, उमरकोट और थरपारकर का मैं एक जॉइंट सबका मसला कहता हूँ। वो इन दोनों एरियो का सबसे बड़ा जो मसला है वो है पानी। क्योंकि हम तो एक तेल एरिया में रहते हैं और आखिरी एंड है सिंधु दरिया का और थरपारकर में वैसे पानी नहीं है और ऐसे ही उमरकोट भी आखिरी हमारा गांव है जो शहर है जो लास्ट पे पानी के एंड पे है। तो सबसे बड़ा मसला हमारा सिटी का जो है वो पानी का पीने का पानी है। उसके ऊपर हमारी एक पहले स्कीम बनी थी 2005-6 में। उसके बाद जब मैं ताल्के नाज़िम था मैंने ली थी सिंध गवर्नमेंट से। उसके बाद अब वो अरबाब साहब के दौर की बात है। उसके बाद अभी हमें स्कीम मिली है, सीएम साहब ने दी है मौजूदा दौर में और ये पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा एहसान होगा उमरकोट के ऊपर जिन्होंने इतनी बड़ी स्कीम दी हमें। मैं बिलावल साहब का, हमारे चेयरमैन साहब का, आदिफ फरयाल का और सीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं उनसे अभी एक और गुजारिश भी करूँगा कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की जाए, बजट का टाइम है और उमरकोट में सबसे बड़ा मसला पानी का है और ये स्कीम अगर इस साल में कंप्लीट हो जाती है, तो उमरकोट सिटी का बहुत ज़्यादा पानी का मसला जो है वो हल हो सकता है। जी, तो बिल्कुल। स्कीम्स तो गवर्नमेंट बहुत देती है, पर स्कीम सिर्फ़ फाइल्स में नज़र आती है, ग्राउंड पे नज़र नहीं आता, देखिए वाटर कुछ भी। सप्लाई स्कीम तो ग्राउंड्स पे है। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये आप मेरे साथ चल भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि जो तड़ हाशम की स्कीम है वो भी बहुत यानी आउट क्लास स्कीम है। वो सोलराइज्ड है, सुबह 8 बजे से पानी की सप्लाई शुरू हो जाती है और शाम तक। वहाँ पे ऐसी स्कीम इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है कि वहाँ पे पानी का मसला नहीं है। वो मेन हमारे हर केनाल पे है, तो उस पे कोई इश्यू नहीं है। चंद सालों में अमरकोट में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कौन-सी हुई है? देखिए, उमरकोट में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अभी सड़कें हमारी बहुत अच्छी बन रही है, हमारे सारे बाईपास वगैरह बहुत अच्छे बन गए और सड़कें हमारी पेवर ब्लॉक्स की सारे मेजर सिटी के बड़े-बड़े रोड्स एक तो बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 2-3 महीनों के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएँगे। बाकी ड्रेनेजेस की स्कीम्स हैं, 3 स्कीमें हमारी चल रही हैं, 2-3 स्कीमें अब हम खुद भी हमारा म्युनिसिपैलिटी का भी एनआईटी करने जा रहे हैं। उसमें जो रिमेनिंग काम बचेगा, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारे पास भी अ, अच्छे खासे फंड्स हैं, तो जितने हमारे पास फंड्स हैं, हमारे जो वसाइल हैं, वो भी हम लगाएँगे और इंशाल्लाह आपको उमरकोट चंद दिनों में अच्छा नज़र आएगा। मंशियात का एक बहुत बड़ा इश्यू है। इस वक़्त देखा जाए तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सिंध फिर हम थरपारकर में आते हैं, लोगों का ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। तो आप मंशियात देखिए सरेआम मंशियात उमरकोट में फ़रोख्त हो रही है, तो क्या इसमें हुकूमत की तरफ से देखें या सिस्टम की तरफ से हुकूमत गफ़लत है? ने देखें हुकूमत देखो ये एक तो हमारे इदारों की बड़ी वो है कि हम हर चीज़ को ना काफ़ी टाइम लेके उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अभी हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं हमारे आदिफ फ़ारियाल तालपुर साहबा की उसने 2-3 मीटिंग्स भी की हैं इसके ऊपर और सख्त एक्शन लेने का हुक्म भी दिया। उसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क भी पड़ा है कि उमरकोट में अभी हमारी जो एसपी साहिबा हैं, उन्होंने भी बहुत एक्शन लिया है। काफ़ी सारे लोगों ने को उन्होंने अरेस्ट किया है जो इसमें इन्वॉल्व है और इसमें कुछ पुलिस के लोग साबका लोग भी इन्वॉल्व थे जिनको किसी को बी कंपनी कर दिया गया है, किसी को कराची शिफ्ट कर दिया गया है, इस तरह भी हुआ है। वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो और इसमें देखिए एक पुलिस का है रोल अपनी जगह पे वो ज़रूर होना चाहिए और मैं गुज़ारिश करूँगा हमारे एसपी साहिबा से, दूसरे तमाम इस जो नारकोटिक्स से कंसर्न जो भी इदारे, वो अपने भरपूर एक्शन लें। देखिए उमरकोट में कहीं मंशियात आती है, उमरकोट और थरपारकर जो है बहुत एंड पे है और मंशियात के
आने के रास्ते जो हैं वो बहुत दूर है। यहाँ से यानी कि कराची और हब और पता नहीं कहाँ-कहाँ से मूव होते हैं नौशाद। बिल्कुल। तो इनको इतने दूर पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ सारी पुलिस इस पे एक्शन ले और वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए। मैं लोगों से भी गुज़ारिश करूँगा, देखिए मंशात कहीं भी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा हो अलग चीज़ है, लेकिन आप सब लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। हम अपने बच्चों पे भी नज़र रखें, हम अपने समाज में भी देखिए ये सिर्फ़ क्राइम कंट्रोल करना, किसी गंद को रोकना, ये सिर्फ़ पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ़ हुकूमत का काम नहीं, ये हम सबका काम है। बिल्कुल। जब तक अवाम ताउन नहीं करेगी, अवाम उठ खड़ी नहीं खड़ी होगी अपने पाँव पे और अवाम उसको रेज़िस्ट नहीं करेगी, तो सिर्फ पुलिस, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट इदारे नहीं कर सकते। आजकल बहुत सीरियस एक्शन हो रहे हैं और इसमें हमें ताउन करना चाहिए। लोगों को ताउन करना चाहिए। अगर कोई हमारे मोहल्ले में, कहीं इलाके में कोई गंदा बंदा है जो ये काम कर रहा है या उसको वो कहीं उसकी सप्लाई कर रहा है या बेच रहा है, जो कुछ भी कर रहा है या इन्वॉल्व है उसमें, तो हमें निशानदेही करनी चाहिए, पुलिस की हमें हेल्प करनी चाहिए। सब 8 माह कबल पहले एनए 213 पे इलेक्शन हुआ था उमरकोट में। तो पिछले 15 से 17 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे 3 एमपी, 1 एमएनए और टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है। हुँ, हुँ। फिर भी उमरकोट सिटी से एक बहुत बुरी शिकस्त का सामना हुआ था पीपल्स पार्टी को। तो आप क्या समझते हैं लोगों का जो उमरकोट की अवाम है उनका पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट खत्म हो गया है या कोई और रीज़न है? आपकी नज़र में क्या है? देखें देखें ये हुआ था कि बाय इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पूरे हमारे एनए में वहाँ पे जीत हासिल की है, ऐसा नहीं है बुरी शिकस्त का। हाँ, उसमें अगर आप फिगर्स देखेंगे सिटीज़ के, उमरकोट सिटी का प्रॉपर, तो उसमें उस वक़्त 2-3 इश्यूज़ थे, जो थोड़े-से हमें मुश्किल हो रही थी लोगों को भी समझने में। वो था वाटर इश्यू, पानी का इश्यू उस वक़्त बहुत सीरियस था और उस वक़्त ये धरना भी लगा चुका हुआ था, जो पानी के इश्यू पर मसला था। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस थोड़े-से उस इश्यू की वजह से और कुछ हमारी कैम्पेनिंग भी बाय इलेक्शन में पता है लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता। हुआ ये था कि वहाँ पे लोग जो हमारी पहले जो पिछला प्रीवियस पूरा रिकॉर्ड है, उसमें पीपल्स पार्टी ने 30,000 वोट 45,000 40 45-46,000 की कॉस्टिंग होती है इलेक्शन में। 28-29,000 30,000 पीपल्स पार्टी लेती है, 10-15,000 एंटी पीपल्स पार्टी चला जाता है। उस वक़्त ये हुआ कि पीपल्स पार्टी 29,000 से 13,000 पे आ गई। लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लोग गए नहीं। कैम्पेन में यानी कि इतनी अच्छी नहीं हो सकी, लोगों को निकालने में मेरे ख्याल से हमारी कुछ कोताही हुई और उनकी कब वही रही 15 से 16,000 ही उन्होंने लिए। उन्होंने कोई इतना ज़्यादा वोट एंटी पीपल्स पार्टी नहीं बढ़ा। लेकिन ये है कि वो अपनी कैम्पेन अच्छी करके लोगों को निकाल गए और हम निकालने में थोड़ी सुस्ती हुई हमारी और इससे ये सब हाँ, अमरकोट की चाबी पे शायद लगता है आपका ही नाम लिखा हुआ है। चाहे अरबाब साहब का दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर है, हुकूमतें बदलती रहती है मगर उमरकोट की चाबी हमेशा आपके ही जेब में आती है। इसके पीछे क्या राज़ है? अवाम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, पूछना चाहती है राज़ क्या है? देखिए राज़ कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा अ, एक मोहब्बत का सिलसिला है उमरकोट के साथ और मेरी हद से ज़्यादा मोहब्बत है उमरकोट शहर से। मैं गुज़रते आते हुए देखते देखे एक बंदे की अटैचमेंट होती है, मेरी एक अटैचमेंट है उमरकोट से और यही सबब है कि लोग जब भी वक़्त होता है तो मुझे कहते हैं नहीं आप ही लीड करो इसको। ऐसा सिलसिला हर दफ़ा रहा है और मुझे लोगों ने हमेशा कहा है वरना मुझे लास्ट टाइम भी इतना कुछ शौक नहीं था इस पार्टी का। लेकिन फिर भी पार्टी कैडर की तरफ से भी और फिर लोगों ने भी मजबूर किया कि आप इस पे आएँ। और आपको क्या लगता है अगर हम कोई कैंपेन करते हैं उमरकोट में, उमरकोट की अवाम आपको 100 में से कितने मार्क्स देगी? आप क्या समझते हैं? यार ये उमरकोट के अवाम के ऊपर है और मेरे उमरकोट के सारे अवाम मेरे भाई हैं। जो इख्तलाफ रखते हैं उनसे भी मुझे मोहब्बत है और जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं उनसे भी मुझे मोहब्बत है। तो मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं है, मेरे भाई है सब जो इख्तलाफ रखते हैं उनसे भी और जो नहीं रखते मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूँ सारे मेरे उमरकोट के हैं, सब मेरे हैं और कोई इख्तलाफ रखता है तो उसकी पर्सनल राय होगी, हो सकता है उस वक़्त वो इख्तलाफ रखता हो लेकिन आगे चल के वो ना भी रखे। तो मेरे सारे शहरी हैं, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। सिंध में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? ब्यूरोक्रेसी या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? देखिए, आजकल तो इसमें कोई शक नहीं जब डेमोक्रेसी होती है तो फिर पॉलिटिशियन जो है वो सियासतदान जो है वो ताकत में होते हैं और हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-16 साल से सर्व भी कर रही है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो सर्व करना होता है, एक कैंपेन चलाना होती है। हमारे मेरे ख्याल से हमारी पार्टी में और इसमें थोड़ा-सा
ये हुआ है कि हम जितने हम काम कर रहे हैं उतना हम एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, उसको आवाम तक पहुंचा नहीं पा रहे। देखें यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी फैसिलिटियाँ सिंध में हैं। और हमारे अभी अगर आप कमर्शियल रोड्स भी देखें तो पूरे सिंध के, अगर थरपारक और हमारे एरिया देखें तो बहुत अच्छे हैं। ठट्टा देखें, हैदराबाद देखें, उससे आगे उमरकोट, मीर फुकास की जो इंटरनल सड़कें हैं जो एक शहर को दूसरे शहर मिला रहे हैं, सारी बन रही हैं। हमारी चाचर भी आपको अंदाजा है वो भी बन रही है, उधर रतरौल भी बन रही है, सब रोड सड़कें बन। हाँ, अच्छा, इसके अलावा देखें कराची में बहुत बड़ा भी आपका शाहराह भुट्टो जो है वो कराची के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सड़क बनी है। इस तरह एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, या उनको जितना अच्छा होता है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंट नहीं कर पा अपोजिशन का कहना है सिंध में डेवलपमेंट से ज्यादा करप्शन ने तरक्की की है, तो आपका क्या रहे। इस देखिए पे? ये तो अपोजिशन का काफी शुरू से ही होता है रोना, कि उसको सबसे ज्यादा मुश्किल ये होती है कि पीपल्स पार्टी की जेलसी जो है वो पार्टी, वो ऐसा नहीं है। देखें जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं वहाँ पे चंद जगहों पे गंदे लोग भी होंगे, गंदे काम करने वाले भी होंगे, ब्यूरोक्रेसी भी होती है। और फिर एक ज़माना था कि पार्टी के ऊपर ये बदनामी होती थी कि ये डाकू कल्चर है, फिर करप्शन कल्चर है, फिर कभी को और नाम नाम दे देंगे। ये ऐसा कोई सीन नहीं है कि जी करप्शन होती है, ऐसी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सिंध में वाकई इलेक्शन होते हैं या सिर्फ इलेक्शन के नाम पे सौदा होता है? नहीं नहीं, सिंध में तो प्रॉपर इलेक्शन होता है। देखें यहाँ पे तो 47-45 वाली कहानी नहीं है। अगर आप पूरे सिंध में देखें, आप भी सिंध के रहने वाले हैं, यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन हो रहा है, और अ, उसका रिजल्ट भी है ना। अपोजिशन है कहाँ? मुझे तो ये दिखाएंगे जो कहे कि जी 45 और 47 की कहानी, वो कहानी तो उमरकोट सिंध में तो नहीं है। हाँ कहीं और है, तो उसका हमें आइडिया नहीं है कि पंजाब में है या किसी जगह पे, लेकिन यहाँ सिंध में तो इलेक्शन होती है, और हमें अपोजिशन तो अब तो नजर भी नहीं आती कि अपोजिशन है कहाँ, क्योंकि उन्होंने, अपोजिशन ने भी शायद आवाम का साथ छोड़ ही दिया है, और आवाम ने उनका साथ छोड़ दिया, तो उन्होंने अपोजिशन बहुत ठीक चली गई है। और हम चाहते हैं कि अपोजिशन हो, अच्छी अपोजिशन हो, और उस अच्छी अपोजिशन से ही अच्छा काम होता है और उसमें भलाई होती है, और अच्छी अपोजिशन होना जरूरी भी होता है। आप क्या समझते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो काम नजर आ रहे हैं, तो वो पंजाब के सीएम ने ज्यादा करवाया है या सीएम सिंध ने ज्यादा करवाया है? देखिए उनकी एक्सपोजर बहुत है। देखो पंजाब और सिंध में दो तीन चीज़ों का और भी फ़र्क होता है। वो ये है कि एक तो उनका बहुत बड़ा सूबा है, और वो भी डेवलप जो कर रहे हैं, वो पंजाब के पूरे बजट को सेंट्रल पंजाब में कर रहे हैं। वहाँ पे भी जाती है, अगर आप इनर पंजाब जाके पूछेंगे वहाँ पंजाब के लोगों, तो वो कहते हैं कि सीएम पंजाब जो कुछ भी है ये तो सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद के लिए, सियालकोट के लिए। बाकी इधर अगर आप साउदर्न पंजाब देखें, रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, और फिर इधर डेरा गाजी खान, इधर आप इधर तो देखें, वो तो कहते हैं हुकूमत है ना। हिंद जो है वो उसमें सिर्फ ये आके तनकीद करते हैं कराची के दो तीन इश्यूज को लेकर, तो तनकीद हक है। और फिर उनका सबसे बड़ी जो ज्यादती होती है मेरे ख्याल से छोटे सूबों के साथ, वो होती है फेडरल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की। पंजाब में आपने कितने मोटरवेज बना दिए, 1 2 3 4 10 15, आप तो पता नहीं 19 पे पहुंच गए, पता नहीं 20 पे पहुंच गए। इतने मोटरवेज छोटे छोटे शहरों को बना दिए। और हमारे मोटरवेज पूरे पाकिस्तान में कौन सा मोटरवे है? ये कराची हैदराबाद। मैं तो इसको मोटरवे ही नहीं समझता, मोटरवे है कहाँ? ये सुपर हाईवे ही है जो पुराना हमारा था, और उसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दी गई है। बाकी तो मोटरवे को, इसको मोटरवे वाली फैसिलिटियां इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और आगे फिर सखर हैदराबाद हमारा बहुत बड़ा मुतालबा है। सिंध का सबसे बड़ा शहरक जो रोड है वो है हैदराबाद सखर। इतनी बड़ी ट्रैफिक है और इतने बड़ा अहम शाहरा है पूरे पाकिस्तान के लिए। उस पे मोटरवे भी इस दफा बजट में, कल जो बजट पढ़ा गया वो भी मैंने रात सुन रहा था, उसके ऊपर टोटल रखे 450 अरब का ये प्रोजेक्ट है, और उसके ऊपर रखे 30 अरब रुपए सिर्फ। अब 30 अरब में क्या काम होगा? मैंने तक समझता कि फेडरल गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, और हमारी जिंदगी में हम कोई ये सड़क देख पाएंगे सिंध में, कोई मोटरवे? ये फेडरल गवर्नमेंट ये ज्यादती कर रही है हमारे साथ, और ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा पाकिस्तान है, ये हम सबका है, उसमें पंजाब भी हमारा है। हम पंजाब को डिसऑन नहीं करते, वो भी हमारा है, और केपीके भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है। तो उसमें छोटे सूबों के साथ इस तरह आप, केपीके में मोटरवे बन गई, यहाँ मोटरवे एक भी नहीं बना। हालांकि यहाँ 2 3 4 मोटरवे
अहम होने चाहिए। अगर थरपारकर से कराची मोटरवे होना चाहिए, आपका सक्खर से हैदराबाद मोटरवे होना चाहिए। बल्कि हमारी सड़कें आप देखें, ये मीरपुर खास से खोखरा पार एक सड़क है जो जो नेशनल हाईवे के पास है, वो प्रोविंस के पास नहीं है। आप देखेंगे तो उमरकोट से मीरपुर खास कोई 75 किलोमीटर, उसमें 60 किलोमीटर के करीब 58 किलोमीटर बना है। 16-17 किलोमीटर पिछले 7 साल से हम भुगत रहे हैं। और 17 किलोमीटर सड़क जो राजा रस्सी उमरकोट है वो आज तक नहीं बनी, और कितनी बार शिकायतें हुई, लोगों की हालत आप देखेंगे वो नहीं बन रही। और फिर आगे छोर से खोखरा पार सड़क है, वो भी नेशनल हाईवे के पास है। उमरकोट से छोर और छोर से खोखरा पार। उमरकोट छोर तो काफी बन गई, लेकिन छोर से खोखरा पार फिर वही आधी पड़ी हुई है। 50 किलोमीटर में 25 बनी है, 25 की में सिर्फ पत्थर बिछाए हुए। अब ये इस तरह के नेशनल गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट या नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस तरह ज्यादती करती है छोटे सूबों के साथ। छोटी छोटी स्कीमों के ऊपर 10-20 करोड़ की स्कीम भी वो भी रोल रही होती है कि सालों रोल रही है। ये तो ज्यादती है मेरे ख्याल से छोटे सूबों के साथ। इस तरह नहीं करना चाहिए। और डेवलपमेंट का यही बहुत बड़ा फर्क है कि आप जो आम आदमी नहीं समझता ना कि ये फेडरल गवर्नमेंट की स्कीम से हैं या सूबाई हुकूमत की स्कीम से हैं या किसकी स्कीम से है, और ये क्यों रुल रही है। वो समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है, वो उनके काम ही नहीं है। तो इस तरह है। अरबाब साहब के साथ भी थे, उनके दौर में आपने आप उमरकोट में म्युनिसिपल चेयरमैन भी थे, तो अरबाब साहब को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अरबाब साहब अच्छा आदमी है, और उन्होंने ईमानदारी से काम किया। और उस वक्त भी उसने उमरकोट और थरपार के लिए बहुत काम किया, बहुत स्टार्ट किया उस वक्त। मैं उससे अप्रिशिएट, देखें, इख्तलाफ अपनी जगह पे है उससे, अभी उसकी सियासी इख्तलाफ है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो ज़ाती हैसियत में वो अच्छे शरीफ लोग हैं, और उन्होंने बड़ा काम किया थपारकर और उमरकोट में। तो मेरी नज़र में तो वो सही बंदे हैं। बाकी पॉलिटिक्स में वो हमारा इख्तलाफ है, वो दूसरे किस्म की सियासत में करते हैं, हम अपनी दूसरी किस्म की सियासत करते हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है आने वाली इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म पीपी का हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म होना ना होना ये तो पब्लिक की है, अगर पब्लिक चाहेगी तो ज़रूर होगी। भुट्टो साहब की एक खिदमत है जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 50 साल में, पिछले 50 साल में यही है, भुट्टो और भुट्टो के खिलाफ। तो अभी चेयरमैन साहब की, जो हमारे बिलावल साहब की जो मकबूलियत है, मेरे ख्याल से आइंदा इलेक्शन में उसकी अच्छी रिजल्ट मिल सकती है। और नियरली इलेक्शन जो गिलगित का पीपल्स पार्टी ने जीता है, वो एक और नई रोशनी की किरण है कि हो सकता है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पंजाब भी हमें जीतना है, और इंशाल्लाह हम जीते। बाकी 3 सूबों में तो ऑलरेडी हम हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, केपीके में भी हैं, और इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होती है तो हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी जीतेंगे, और उसके बाद पंजाब इंशाल्लाह। बिलावल साहब ने अभी गिलगित-बल्तिस्तान में एक स्पीच की थी, वहाँ पे तो बड़े दावे किए थे, हमने थरपारकर में जो बिजली बन रही है, पैदा हो रही है, वो बिजली थरपारकर के अवाम को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हालाँकि ऐसा तो ग्राउंड रियलिटी में कहीं नज़र नहीं आता कि बिजली फ्री में दी है। हाँ, नहीं, फ्री में उसका मतलब मेरे ख्याल कुछ जो हमारे एरिया हैं जो थपारकर में, उसमें 100 यूनिट से कम बिजली दी जाती है, फ्री भी दी जाती है। आपको आइडिया है मेरे ख्याल से कि उमर इस्लाम कोर्ट के सराउंडिंग एरिया में, जो मुझे नहीं आइडिया कितने इलाका है कितना है, उसमें 100 यूनिट तक या 200 यूनिट तक फ्री है। आपको हम 2 नाम देंगे, उसमें से एक नाम आपने चुनना है। तो बेहतर लीडर बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़? नो डाउट बिलावल। बेहतर सीएम सिंध अरबाब साहब या मुराद अली शाह? देखें, करंटली तो मुराद अली शाह बहुत अच्छे हैं। अवामी लीडर जिनकी ज़्यादा मकबूलियत है, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी या इमरान खान? अवामी लीड देखें, उसमें आपने 3 नाम कर दिए ना, 2 नाम होते तो फिर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में से आसिफ जरदारी। अगर इमरान खान और आसिफ ज़रदारी होते? देखिए, मकबूलियत अपनी जगह पे, लेकिन चलो हम उसको जो बाइफरकेट ज़्यादा करते हैं, अवामी लीडर में से अगर आपको कोई चुनना हो। देखें देखें जी जी इमरान खान की अलग एक सियासत है, वो एक अलग किस्म की सियासत करते हैं, और जो हमारे को चेयरमैन साहब हैं आसिफ जरदारी, उनकी एक अलग सियासत है। और बेशक वो सियासत में अच्छे मकबूल हों भी सही, लेकिन जो कामयाब सियासत है ना, वो तो आसिफ जरदारी। आज उमरकोट की पूरी अवाम आपको सुन रही है, तो आप उनको क्या अपना मैसेज देंगे? देखें, मैं मैसेज ये अर्ज करूंगा कि हम आपके लिए तहे दिल से और ईमानदारी के साथ आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उमरकोट के मसाइल कम से कम मसाइल पैदा हों,
और आपके अच्छा ही हो आपके लिए, जितना भी मैं कर सकता हूँ। उसमें डेवलपमेंट भी है, उसमें आपकी सफाई-सुथराई भी है, उसमें आपके पानी के इश्यूज़ भी हैं, उसमें जो भी है। आप हमारे से ताउन कीजिएगा और आप ये यकीन रखें कि हम इंशाअल्लाह तहे दिल से, नियत से आपके लिए पुरखुलूस कोशिश कर रहे हैं, जितने हमारे पास वसाइल हैं, और इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने में मैं पूरी कोशिश करूँगा और आप भी हमारा साथ दीजिएगा।